我らはシャドウガーデ。 तो हाल ही में द एमिनेंस इन शैडो का एपिसोड 7 रिलीज हुआ था और मैंने सोचा क्यों ना इसके एपिसोड 1 to 6 का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया जाए। हाँ गाइस, पर अगर आप लोग इस एनीमे के हर एपिसोड का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे एक आई बटन अपीयर होगा, आप उसे क्लिक करके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। वेल, एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन तो हम इस एनीमे के हर वीक रिलीज करते ही हैं, पर अगर आप शॉर्ट में निपटाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का भी मजा उठा सकते हैं। तो एनीमे के स्टार्ट में हमें अकाने सा को दिखाया गया है, जो की एक स्टार किड होती है। ये एक बहुत ही फेमस टाइप की लड़की होती है जिसे इसके स्कूल में सारे लोग पसंद करते हैं। एक दिन ये स्कूल जाती है और इस लड़की को हमारे मेन कैरेक्टर कागिनो के साथ दिखाया गया है। इस लड़की को कागिनो से एक परेशानी से रहती है। वैसे तो कागिनो खुद भी बहुत पॉपुलर नहीं होता और बल्कि उसने ऐसा चूज किया रहता है कि वो पॉपुलर ना बने, पर कागिनो जिस तरीके से अकाने को इग्नोर करता है वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाती है। गाइस, ये जान लीजिए कि कागिनो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। इसका गोल ही रहता है कि उसे फेमस लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि वो लोगों के नजर में आए। इसका क्या कारण है ये तो अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा। फिर हमें अकाने को वॉशरूम में दिखाया गया और जब वो वहाँ पे मिरर में देखती है और उसे अपने पास्ट लाइफ की झलक से आती है। चल में जो अकाने होती है वो सीरियल्स में एक्ट करती है। इसी कारण से बचपन में एक बार उसकी किडनैपिंग हो गई थी और मीडिया वालों ने इससे अजीब अजीब सवाल पूछकर इसका जीना हराम कर दिया था और ये सोचती है कि तभी से मैं एक मुखौटे के पीछे की जिंदगी जीती हूँ। फिर हमें दिखाया गया कि कागिनो एक बुक पढ़ रहा रहता है, उसमें वो पढ़ता है कि ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया सबसे ताकतवर चीज न्यूक्लियर एनर्जी है। वो बोलता है मोर पावर। इसी तरह शाम के वक्त एक्स्ट्रा क्लास के समय कागिनो पियानो बजा रहा रहता है और सारे सुन के इसे मदहोश से हो जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है और अकाने स्कूल से अपने घर जाने के लिए अपने ड्राइवर को कॉल लगाती है, पर हमें दिखाया गया कि दो बंदे मिलकर इसके ड्राइवर की कैंड बजा देते हैं। अकाने कई बार कॉल लगाती है पर इसका ड्राइवर फोन नहीं उठाता है, तो वो घर के लिए पैदल ही निकल जाती है। रास्ते में वो सोचती है कि उस बचपन के इंसिडेंट के बाद मैं आज पहली बार घर अकेले जा रही हूँ। अचानक से एक बंदा इसके सामने आ जाता है। अकाने को एक गलत इंटेंशन का समझ आ जाता है और वो पीछे की ओर भागती है। पीछे एक बंदा पहले से ही मौजूद रहता है और वो गाड़ी से इसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। किडनैप होने से पहले इसे कागिनो की एक झलक से देखती है। फिर अकाने की आंख सीधी खुलती है एक अंधेरे से कमरे में। इन दो बंदों में से एक बंदा अकाने को छेड़ रहा रहता है। इस बिल्डिंग के बाहर ही कागिनो खड़ा रहता है और वो अपने वेश को बदल रहा रहता है। वो एक आईने की मदद से अंदर का जायजा लेता है। फिर इस बिल्डिंग के जो ऊपर विंडो रहता है उसे तोड़कर वो अंदर घुसता है। इन बंदों को ये बताता है कि मेरा नाम है स्टाइलिश रफियन स्लेयर। फिर ये बहुत बुरी तरीके से इनकी गैंड मारता है। इन्हें मारने के बाद वो अकाने को बोल के यहाँ से चला जाता है कि तुम खुद का ध्यान रखा करो। बट अगले दिन इस एनीमे में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है। कागिनो की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई रहती है। ये सीन तो बीइंग फ्रैंक आपका इस एनीमे का भी चेक करना। हमें ऐसा लगता है कि एपिसोड खत्म, वो लोग तो आउट्रो भी दिखा देते हैं। आउट्रो के बाद एक बच्चे को सोचते हुए दिखाया गया कि मुझे भी याद नहीं है ये कब शुरू हुआ था। फिर चीजें सीरियस होती हैं। कागिनो बता रहा रहता है कि कैसे वो बचपन से एक हीरो बनना चाहता था और बचपन में तो सभी यही चाहते थे, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ सबके थॉट्स बदल गए, बट कागिनो का थॉट नहीं बदला और वो एक डिलेमा में जाता गया। वो समझ चुका था चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले वो एक एक्चुअल हीरो नहीं बन सकता। और उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि बाकी सब तो ठीक है, बट क्या होगा अगर मेरे ऊपर एक दिन एक न्यूक्लियर बम गिरता है तो। और तभी उसे समझ में आता है कि वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले ऐसे सिचुएशन में कुछ भी काम नहीं आएगा। फिर हमें कागिनो को एक दूसरे दुनिया में रीइंकार्नेटेड दिखाया गया है। चारों तरफ कुछ एल्फ्स होती है जो कि इसका साथ दे रही रहती हैं और कागिनो को सोचते हुए दिखाया गया कि मुझे एक नई लाइफ मिली, एक नई दुनिया मिली और एक नया पावर भी जो कि था मैजिक। कागिनो डिसाइड कर लेता है कि उसे एक हीरो नहीं बनना है, ना ही एक लास्ट बॉस, पर उसे तो शैडोज में करके द एमिनेंस इन शैडो बनना है। बट ये सारी बातें थोड़ी आगे की बात है। कागिनो के मौत के बाद उसकी जन्म होती है एक मैजिकल वर्ल्ड में, जहाँ पर वो बैरन कागिनो के छोटे बच्चे के तौर पर जन्म लेता है। बैरन बेसिकली एक एरिस्टोक्रेट रहता है और इसके परिवार ने अब तक किंगडम के लिए बहुत सारे डार्क नाइट्स प्रोवाइड किए रहते हैं। हमें दिखाया गया कि कागिनो जानबूझ के अपनी बहन से हर बैटल में हार जाता है, क्योंकि एज ऑलवेज उसे शैडोज में ही ऑपरेट करना रहता है। और शैडोज में ही ऑपरेट करते करते एक दिन जब वो कुछ लुटेरों को मार रहा था तो वहाँ उसे एक पर्पल स्लाइम मॉन्स्टर मिला। कागिनो इस अजीब से मॉन्स्टर पर एक मैजिक सा करता है और डिसाइड कर लेता है कि ये इसे अपने साथ रखेगा। ये इसकी बॉडी नहीं रहती तो ये जितने चाहे उतने मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स इस पे कर सकता है। बट एक दिन इस पे एक्सपेरिमेंट करते करते वो मॉन्स्टर एक एल्फ गर्ल में कन्वर्ट हो जाती है और कागिनो भी सोचता है कि इसे पता था कि वो डिकेइंग मॉन्स्टर वापस से नॉर्मल भी हो सकता है। बट फिर कागिनो सोचता है कि आखिर मैं इसके साथ करूँ क्या। उसके मन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है एमिनेंस इन शैडो के तौर पे। वो इस लड़की को कल्ट ऑफ डियाब्लोस नाम से एक झूठी कहानी बता देता है, जैसे वो लोग बहुत बुरे लोग हैं और उन लोगों ने तुम्हारे जैसे और लोगों को भी बंदी बना रखा है। कागिनो इस फर्स्ट एल्फ का नाम अल्फा रख देता है ताकि वो इस पे विश्वास करे। वो इसे कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है। उसके बाद कागिनो को जानबूझकर अपनी बहन से तलवारबाजी में हारते हुए दिखाया गया है और फिर इसकी बहन को अगर एक मेड बुलाती है वो इसको एक सेरेमनी के लिए तैयार होने के लिए बुला रही रहती है। कागिनो मन ही मन सोचता है जब कोई भी 15 साल का हो जाता है तो उसे रॉयल कैपिटल में मिडगर एकेडमी ऑफ डार्क नाइट्स में जाना होता है ताकि वो अपनी नाइट्स की ट्रेनिंग कर एक बहुत बेहतरीन नाइट बन पाए। और अब इसकी बहन भी क्योंकि 15 साल की हो गई रहती है इसे भी वहीं जाना रहता है। ये मेड भी वहाँ जाने के पहले के फेयरवेल फंक्शन के लिए तैयार होने के लिए उसे बुला रही रहती है। बट इसकी बहन हो जाती है किडनैप। इसका बाप बोलता है कि अब उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमारी बेटी जैसी ताकतवर पर्सन को कोई किडनैप कर सकता है तो फिर उस किडनैपर को मारना मुश्किल है। इसकी मॉम इसके बाप की धुनाई शुरू कर देती है और बोलती है जाकर मेरी बेटी को लाओ। उस मेड के संग यहाँ से चला जाता है और उस मेड को बोलता है बेटा, और ये मेड अपना रूप बदल के एक एल्फ के रूप में आ जाती है। कहा गया है कि अल्फा ने कल्ट ऑफ डियाब्लोस के अगेंस्ट एक कल्ट बनाया रहता है जिसका नाम रहता है शैडो गार्डन। उसने तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स जोड़ लिए रहते हैं। बेटा से पूछता है मेरी बहन जिंदा तो है ना। बेटा बताती है मोस्ट लाइकली वो भी जिंदा ही होगी, मोस्टली कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने उसे किडनैप किया है। फिर वो सोचता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस तो मैंने ऐसे ही ने बोल दिया था, अब तो ये हर बैंडेड को एक कल्ट ऑफ डियाब्लोस ही मानने लगे हैं। कागिनो बोलता है सातों शैडो गार्डन के मेंबर को इकट्ठा कर लो, हम रात को जाएंगे अपनी बहन को बचाने। के बाद कागिनो की बहन को उसके किडनैपर के साथ दिखाया गया है। ये बंदा वैसे तो इसे बहुत कुछ बोलता है पर जब ये इसके
भाई के बारे में बुरा बोलता है। ये बहुत गुस्सा देती है। वो तो जिन बेड़ियों में जकड़ी रहती है उन बेड़ियों को भी तोड़ लेती है और इस पे हमला करने वाली रहती है, पर ये बंदा वैसे ताकतवर रहता है तो इसे मार के बेहोश कर देता है। बेसिकली इसे कागिनो की बहन का ब्लड चाहिए रहता है। यहीं पे एक बंदा आगे से बताता है कि कुछ लोगों ने हम पे हमला कर दिया है। शैडो गार्डन को इन लोगों की बहुत बुरी तरीके से गांड मारते हुए दिखाया गया है। लोगों ने इस मेन बॉस के बहुत सारे बंदों को मार दिया रहता है और जब मेन बॉस इनके पास पहुंचता है तो ये एल्फ बोलती है कि हमारी तो चाहत यही थी कि हमारी जल्दी से कल्ट ऑफ डियाब्लोस के संग एक फाइट हो। अल्फा इस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है, पर वो बोलती है जब तक तुम हमें सारा सच नहीं बताओगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और ये बंदा एक अजीब सा पेल खाता है और जमीन में छेद करके यहाँ से भाग खड़ा उठता है। एल्फ अल्फा को बोलती है कि मैं उसके पीछे जाती हूँ और अल्फा बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा हमारे बॉस की तरफ जा रहा है। फिर ये बंदा कागिनो के पास पहुंच जाता है। कागिनो इसे बहुत बुरी तरीके से हराने लगता है। यही नहीं, कागिनो इसे बोलता है कि तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता और वो इसकी बेइज्जती करते हुए तलवारबाजी का इसे फाइटिंग टेक्निक सिखाते हुए हराता है। ये सुन के ये बंदा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सारे पेल्स को एक बार में खा जाता है। इससे बंदा भी बहुत ज्यादा पावर अप हो जाता है, पर कागिनो फिर भी इसे आराम से हरा देता है। पर कागिनो को भी अपने मैजिकल एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। मरते हुए वो बंदा सोचता है कि बस इसकी टेक्निक ही अच्छी नहीं थी, पर सारी चीजें इसकी मुझसे अच्छी थी। वो सोचता है कि मैं डार्कनेस से हार गया। मरते समय ये मीलिया का नाम लेता है जो कि शायद इसकी बेटी रहती है। यहाँ से जाने के पहले कागिनो इसका वो लॉकेट लेके जाता है जिसमें इसका और इसकी बेटी का फोटो रहता है। कागिनो अपनी बहन को छुड़ा के नहीं आता है और अगले दिन एक बहुत खराब मूड में उसकी बहन यहाँ इसके घर पहुंचती है। उसकी सारी चोटें हील हो गई रहती है और फिर वो मिडगर एकेडमी के लिए निकल जाती है। शाम के समय कागिनो सारी एल्फ्स के संग खड़े होकर सोच रहा रहता है मैं भी मिडगर एकेडमी जाना चाहता हूँ। वो एक बड़ा शहर है, मैं वहाँ ज्यादा लोगों से मिल पाऊंगा। हाँ, पर इसमें अभी 2 साल और है और तब तक मैं अल्फा और बाकी लड़कियों को काम पे लगा दूंगा। बट यहीं पे अल्फा कागिनो को बोलती है कि समय आ गया हमारे रास्ते अलग हो जाएं और वो इसे गुड बाय बोलती है। कागिनो इस चीज पे मन ही मन सोचता है कि ये तो बस इन लोग का ये बोलने का तरीका है कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और अब हमें हमारी फ्रीडम चाहिए। ये जो फाइटिंग द कल्ट का गेम है वो हम नहीं खेलने वाले। फिर जब कागिनो 15 साल का हो जाता है तो वो भी मिडगर एकेडमी में एनरोल हो जाता है। कुछ यूं ही एकेडमी में जाने के बाद 7 महीने बीत जाते हैं और कागिनो बिल्कुल एक परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह लाइफ जीता है। इसके 2 नए दोस्त भी बनते हैं जिनका नाम रहता है स्केला और पो, जो कि इसी की तरह बिल्कुल एक निचले दर्जे के नोबल रहते हैं। एक दिन जब ये स्कूल जा रहे रहते हैं तो स्केला और पो इसे बोलते हैं तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना, तुमने इस टेस्ट में सबसे बेकार स्कोर किया है और अब तुम्हें इस एकेडमी की सबसे ज्यादा फेमस लड़की को प्रपोज करना होगा और उसके रिजेक्शन को फेस करना होगा। ये बंदी एक्चुअल में प्रिंसेस एलेक्सिया रहती है। हमें एक दूसरे लड़के के प्रपोजल को भी इसे रिजेक्ट करते हुए दिखाया गया है, बट एक्चुअली कागिनो इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा और मैं यही तो चाहता हूँ। पर जब शाम में एलेक्सिया को कागिनो प्रपोज करता है तो वो एक्चुअल में उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। वो तो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी बंदे का इंतजार कर रही थी। फिर हमें कागिनो और उसके तीनों दोस्तों को लंच करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे ये तीनों सोचते हैं कि एलेक्सिया ने आखिर इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया। इसके दोस्त बोलते हैं कि अगर उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो हमें भी एक्सेप्ट कर लेती। यहीं पर अचानक से एलेक्सिया भी आ जाती है। सारे बच्चे से यहाँ देखकर चौंक जाते हैं। एलेक्सिया को बहुत अच्छा खाना सर्व किया जाता है और वो बोलते हैं कि मैं ये सारे नहीं खा सकती। और इसी पे जानबूझ के कागिनो इसे बिल्कुल हफ्शियों जैसे खाने लगता है ताकि एलेक्सिया उसे डंप कर दे। एलेक्सिया कागिनो को बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम भी तलवारबाजी की क्लास में हो। कागिनो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल लास्ट सेक्शन में हूँ। एलेक्सिया बोलती है मैंने तुम्हारी पैरवी कर दी और आज से हम लोग एक सेक्शन में रहेंगे और साथ प्रैक्टिस करेंगे। फिर कागिनो जेनॉन के क्लास को ज्वाइन कर लेता है। जेनॉन एक रॉयल फेंसिंग लेक्चरर होता है। इसके बाद एलेक्सिया और कागिनो एक दूसरे के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हैं। कागिनो को ऐसा एहसास होता है कि ये बहुत स्लो है और ये मैजिक भी नहीं यूज करती है। फिर उसे लगता है कि हो सकता है ये बस मुझे परख रही है। एलेक्सिया भी कागिनो को बोलती है कि वैसे तो तुम्हारी फेंसिंग स्टाइल अच्छी है पर तुमसे लड़ते हुए ऐसा लगता है कि मैं तो खुद से ही लड़ रही हूँ। इसके बाद एलेक्सिया जेनॉन को बता दिया कि कागिनो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। जेनॉन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि तुम्हारी मेरे से शादी होने वाली है। यही कागिनो को समझ में आता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसके बाद एलेक्सिया और कागिनो को एक जगह पे साथ बैठे दिखाया गया है। एलेक्सिया बताती है कागिनो को कि मैं तो बस तुम्हारा मदद चाहती हूँ अपने एंगेजमेंट को जेनॉन के साथ तोड़ने में। कागिनो बोलता है मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एलेक्सिया बोलती है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने बता दिया तुमने जो मुझसे लव कन्फेस किया था वो फेक था और अगर ये बात मैं स्टूडेंट काउंसिल को बता दूं तो तुम्हारा जीना तो हराम हो जाएगा इस एकेडमी में। बट कागिनो बोलता है कि मेरे जैसे बंदे से तुम उसे बेवकूफ नहीं बना पाओगी। वो जानता है कि मैं तुम्हारे लीग का नहीं हूँ। एलेक्सिया बोलती है उसका टेंशन तो मतलब मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। फाइनली वो कागिनो को मनाने के लिए उसे पैसे ऑफर करती है और उसकी तरफ एक कॉइन फेंकती है। पर कागिनो के अंदाज बदल जाता है। वो कुत्तों की तरह इस कॉइन को उठाने लगता है। कागिनो सोचता है कि जो पैसे मुझे घर वाले देते हैं वो काफी नहीं है मेरे एमिनेंस एंड शैडो के वर्क को कंटिन्यू करने के लिए। फाइनली कागिनो एलेक्सिया के बॉयफ्रेंड के तौर पे एक्ट करने लगता है। अच्छी बात ये रहती है कि लोग कागिनो पे फोकस नहीं कर रहे थे, इस बात पे फोकस कर रहे थे कि एलेक्सिया का एक बॉयफ्रेंड है, तो इस कारण से इसीलिए एक बॉयफ्रेंड बैकग्राउंड कैरेक्टर प्ले कर पाता है। पब्लिक में तो एलेक्सिया काफी अच्छी बनती है पर बाकी हर समय वो बस जेनॉन की बुराइयां करते रहती है। कागिनो सोच लेता है कि इससे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं और वो बस उसके हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद ये दोनों ट्रेन में कहीं जा रहे रहते हैं। एलेक्सिया कागिनो को बोलती है कि तुम्हारा तलवारबाजी बस बेसिक्स पे बेस्ड है। कागिनो सोचता है आज इसे क्या हो गया, आज ये तलवारबाजी के समय बहुत ज्यादा अग्रेसिव थी। एलेक्सिया कागिनो को बताती है कि मैं हर वक्त अपनी बहन जैसा बनना चाहती थी। मेरी बहन तो बचपन से ही टैलेंटेड थी और मुझे इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा और इसके कारण लोग उसे एक मामूली तलवारबाज बुलाने लगे। वो बोलती है कि ये बदकिस्मती की बात है कि मेरी तलवारबाजी तुम्हारे जैसी है। कागिनो बोलता है कि ये बदकिस्मती की बात नहीं और मुझे तुम्हारी तलवारबाजी पसंद है। एलेक्सिया बताती है कि मेरी बहन भी ऐसा ही बोला करती थी। उसके बोलने के बाद मुझे तलवारबाजी की प्रतियोगिता में उससे हार का सामना करना पड़ा। वो बोलती है कि मेरी बहन कभी नहीं समझ सकती कि मुझे एक्चुअल में कैसा फील होता है। कागिनो बोलता है कि मैं खुद एक बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ। अगर दुनिया के किसी कोने में करोड़ों लोग मर रहे हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को बेकार लगता है पर मुझे वो बहुत प्रीशियस लगता है और इसी कारण से मुझे तुम्हारा फेंसिंग स्टाइल बहुत पसंद है। एलेक्सिया अपने तलवार को निकाल कर उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। कागिनो बोलता है अगर मुझे कुछ पसंद और लोग उसकी बुराई करे तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। यही ट्रेन रुकता है और एलेक्सिया कागिनो को बाय कह के चली जाती है। कागिनो सोचता है कि शायद ये हमारे अनचाहे रिलेशनशिप का अब एक एंड है। इसके बाद कागिनो और उसके दोस्तों को स्कूल में दिखाया गया है। वो कागिनो से पूछते हैं कि 2 हफ्ते हो गए, तुमने तो अब तक घपाघप किया ही होगा। कागिनो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम लोग शांत बैठो। यहीं पर जेनॉन कागिनो को रोक लेता है।
वो बोलता है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तुम प्राइम सस्पेक्ट हो एलेक्सिया के किडनैपिंग के केस में, क्योंकि आखिरी बार वो तुम्हारे साथ ही दिखी थी। कागिनो घुटने पे बैठ कर सरेंडर कर देता है और वो सोचता है कि मैं तो बड़े कांड में फंस गया यार। एलेक्सिया को हमें चेन में जकड़े हुए दिखाया गया है। वो जब उठती है तो देखती है कि उसके पास ही एक इंसानों जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर भी कैद है। पर एक बंदा चिल्लाते हुए आता है कि मुझे रॉयल ब्लड मिल गया। एलेक्सिया उस बंदे से पूछती है आखिर तुम्हें क्यों मेरा ब्लड चाहिए। वो बंदा बताता है कि तुम्हारा खून डीमन का खून है और इससे मैं डीमन समा को जागृत करूंगा। इसी समय पे कागिनो का इंटेरोगेशन भी चल रहा रहता है और ये बंदे कागिनो को पूरी तरीके से पीट रहे रहते हैं। कागिनो तो खुश रहता है, वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल एक माइनर कैरेक्टर जैसा सीन हो गया मेरे साथ। पर जैसे जैसे उसकी पिटाई होती है वो बस यही चिल्लाता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है एलेक्सिया। ज़ेनॉन भी एलेक्सिया की बहन आइरिस से मिलता है। वो बोलता है कि एलेक्सिया की किडनैपिंग के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। आइरिस सोचती है कि क्या कागिनो ने सच में मेरी बहन को किडनैप किया है। ज़ेनॉन बोलता है एविडेंस तो है, पर मुझे लगता नहीं कि उसके स्किल लेवल के हिसाब से वो एलेक्सिया को किडनैप कर पाएगा। और क्योंकि कागिनो की पिटाई होते हुए 5 दिन हो गए रहते हैं, आइरिस डिसाइड करती है उसे छोड़ दिया जाए, पर ऑर्डर ये भी देती है कि उसके हर चाल पे नजर रखा जाए। फिर कागिनो अपने घर जाता है और यहाँ पे अल्फा इसे विजिट करती है। वो बताती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिन प्रतिदिन बड़ा हो रहा है। कागिनो को एहसास होता है कि भले ये लोग मुझसे अलग हो गई थी, पर अब भी ये लोग हर कुछ समय में मुझे विजिट करती हैं और मुझे अच्छा लगता है कि अभी भी ये लोग इस गेम को कंटिन्यू रख रही हैं। अल्फा कागिनो को बताती है कि एलेक्सिया को किडनैप कल्ट वालों ने किया है, उसके रॉयल ब्लड के लिए, और वो लोग ऑलरेडी इस चीज पर जांच कर रही हैं। वो उससे ये भी पूछती है कि क्या आप चाहते हैं कि जो लोग आपको इंटरोगेट कर रहे थे हम उन्हें मार दें। कागिनो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वो तो बस अपना काम कर रहे थे। अल्फा यहाँ से जाते वक्त कागिनो को ये भी बताती है कि डेल्टा भी हमारे साथ आई और वो आपको बहुत मिस करती है। इसके बाद कागिनो को अपने एमिनेंस इन शैडो के रूम को सेट करते हुए दिखाया गया है। वो इस रूम में बेशकीमती पेंटिंग्स और एंटीक लैंप्स लगा देता है और एक बहुत रेयर वाइन पीकर बेटा का वेट करता है। फिर यहाँ पे बेटा भी आ जाती है और वो कागिनो को कल्ट के ऊपर होने वाले अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। बताती है कि हमने टोटल 114 मेंबर्स को गैदर कर लिया है। 114 सुन के कागिनो की भी फट जाती है। इसके बाद कागिनो बेटा को एक लेटर देता है, उसमें लिखा रहता है कि डेल्टा की जगह वो लड़ेगा। जब कागिनो यहाँ से निकल रहा रहता है तो वो दोनों नाइट जो कागिनो को इंटरोगेट कर रहे थे यहीं खड़े रहते हैं और उसके तरफ एलेक्सिया के जूते फेंकते हैं। वो उस पे इल्जाम लगाते हैं कि तुमने एलेक्सिया को मारा, ये रहा प्रूफ। इस बात पे कागिनो इन दोनों को मार देता है और फिर शैडो गार्डन कल्ट पे अटैक स्टार्ट कर देते हैं। वो जो डॉक्टर रहता है भागे भागे एलेक्सिया के पास आता है और उसे बोलता है कि उन लोगों ने अटैक हम पे स्टार्ट कर दिया है। एलेक्सिया बोलती है कि नाइट्स बिना कारण के अटैक नहीं करेंगे, पर इस बंदे को नाइट्स की कोई चिंता नहीं रहती है। वो एक इंजेक्शन से निकालता है और उस इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर में उसे इंजेक्ट कर देता है। ये मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाता है और इस डॉक्टर को मार देता है। वो एलेक्सिया के चेन को काट कर उसे छुड़ा देता है। एलेक्सिया खुद भी इस बात पे सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद एलेक्सिया यहाँ से बाहर भागती है और बाहर निकलते समय उसे ज़ेनॉन मिलता है। ज़ेनॉन एलेक्सिया को रोककर बोलता है कि ये जो फैसिलिटी है वो मेरी है और मैं इसे फंडिंग देता हूँ। वो बताता है एलेक्सिया को कि तुम्हारा ब्लड और ये जो रिसर्च चल रहा है इसकी मदद से मुझे नाइट ऑफ राउंड्स में बारवा सीट पक्का मिल जाएगा। एलेक्सिया यहाँ पे खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे पता था कि तुम पागल हो। फिर वो ज़ेनॉन पे अटैक कर देती है, पर एलेक्सिया ज़ेनॉन के सामने नहीं टिक पाती है और ज़ेनॉन उसे ढकेल कर पानी में गिरा देता है। यहीं पे कागिनो भी आता है और वो इन्हें खुद को शैडो के तौर पे इंट्रोड्यूस करता है। ज़ेनॉन शैडो को देखते ही समझ जाता है कि तुम ही हमारे पीछे पड़े हुए हो इतने समय से, पर वो बोलता है कि तुम एक कावर्ड हो जो कि सिर्फ कमजोर लोगों पे हमला कर सकते हो, पर अभी तुम एक कोर मेंबर के सामने खड़े हो और मैं ही फ्यूचर 12 सीट ऑफ राउंड भी होने वाला हूँ। पर जैसे ही ज़ेनॉन कागिनो पे हमला करता है, कागिनो ज़ेनॉन और एलेक्सिया के बीच में चला जाता है और वो ज़ेनॉन को मॉक करता है बोलकर कि ओ भाई कहाँ गया कोर मेंबर ऑफ कल्ट। इसके बाद दिखाया गया कि जो मॉन्स्टर होता है वो सरफेस पे आ चुका रहता है और वो लोगों को मारने लगता है। नाइट्स उस पर हमला करते हैं पर वो खुद को हील कर लेता है। आइरिस भी अगर उस पर एक जानलेवा हमला करती है पर इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आइरिस डिसाइड करती है कि ये हर बार खुद को रीजनरेट कर लेता है, मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती हूँ ताकि ये खुद को रीजनरेट ना कर पाए। और वो इस मॉन्स्टर पे बहुत ज्यादा हमला करने लग जाती है। यहीं पे अल्फा आती है और वो बोलती है तुम बस उसे दर्द दे रही हो। अल्फा बोलती है कि मुझे इस मॉन्स्टर का दुख और दर्द पता है और अब मैं इसे खत्म कर दूंगी। ये बोलकर वो मॉन्स्टर पे अटैक कर देती है और अल्फा के अटैक करने से ये जो मॉन्स्टर होता है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है, जो कि एक छोटी बच्ची रहती है। इस बच्ची को देखकर अल्फा समझ जाती है कि ये तो उसी बंदे की बेटी है जिससे हमने कागिनो की बहन को बचाया था। अल्फा यहाँ पे आइरिस को बोलती है कि हम है शैडो गार्डन और हम लोग इस चीज का ध्यान रख लेंगे, तुम बस बैठो और मजे लो। यहीं दूसरी तरफ ज़ेनॉन शैडो से पूरी तरीके से हारा रहता है। एलेक्सिया शैडो के फाइटिंग स्टाइल को देखती है और वो सोचती है ये तो मेरे ही जैसी फाइटिंग स्टाइल है। वो सोचती है मेरी तलवारबाजी भी तो बिल्कुल ऐसी ही है, पर मैं क्यों नहीं अपनी बहन जितनी स्ट्रॉन्ग बन पाई। शैडो यहाँ पर ज़ेनॉन पे एक बहुत बेहतरीन प्रहार करता है। ज़ेनॉन इरिटेट हो गया रहता है। वो बोलता है कि तुम आखिर अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो अगर तुम इतने ताकतवर हो तो। शैडो बोलता है हम शैडो गार्डन है और हमारा पर्पस ही है शैडो में रहकर बुराई का खात्मा करना। उसके बाद ज़ेनॉन एक रेड पिल निकाल के खाने लगता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसा पावर दिखाता हूँ जो कि इंसानी लिमिटेशंस के बहुत ऊपर है। कोई भी इंसान अगर मुझसे इस फॉर्म में फाइट करेगा तो वो मारा जाएगा। ज़ेनॉन इस पिल को खा के ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि मैं तीसरा वीकेंड पर्सन हूँ। ज़ेनॉन शैडो पर अटैक करने लगता है फिर से, पर शैडो फिर इसे इजीली ब्लॉक कर लेता है। शैडो ज़ेनॉन को बोलता है अगर तुम एक बोरोड पावर की बात करो तो तुम इससे खुद को भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और वो ज़ेनॉन के चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल का क्रिएशन कर देता है। शैडो की ताकत को देखकर ज़ेनॉन भी सरप्राइज्ड हो जाता है। शैडो यहाँ बताता है कि एक बार एक बच्चा था जो कि इतना ताकतवर बनना चाहता था कि वो एक न्यूक्लियर बम के धमाके को भी झेल जाए। उसने कड़ी तपस्या की, बहुत मसल्स बनाए, पर उसे एहसास हो गया कि अगर उसे न्यूक्लियर बम में वेपोराइज होने से बचना है तो उसे खुद एक न्यूक्लियर बनना होगा। ज़ेनॉन सोचता है कि शैडो पागल हो चुका है और उसके ऊपर अपने तलवार से हमला कर देता है, पर ऐसा करने से उसका तलवार टूट जाता है। फिर शैडो बोलता है अब देखो तुम एक भगवान के लेवल की ताकत। फिर शैडो बोलता है आई एम
एटम है। से एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सा यहाँ पे होता है। शैडो गायब हो जाता है। एलेक्सा यहाँ पे बिल्कुल अनाम रहती है। आयरिस यहाँ पर इसे देखती है और भाग कर आके इसे हक कर लेती है। वो बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। उसके बाद एलेक्सा वापस स्कूल पहुंच जाती है और वो कागेनो का शुक्रिया अदा करती है उसके फेंसिंग स्टाइल को लाइक करने के लिए। पर क्योंकि ज़ेनोन तो अब मर गया रहता है, एलेक्सा कागेनो से पूछती है क्या तुम अब मेरे असली बॉयफ्रेंड बनोगे। कागेनो इसे रिफ्यूज कर देता है और इस पर एलेक्सा उसे बहुत कस के मारती है। कागेनो का बहुत ज्यादा खून यहाँ गिर जाता है। इस जगह पे ये कांड होता है अब इस पूरी एकेडमी में द बॉडीलेस मर्डर स्पॉट के नाम से जाना जाने लगता है। इसके बाद शैडो गार्डन के पूरे ग्रुप को दिखाया गया है और ये सारी बहुत खुश रहते हैं कि शैडो तमक कितने ताकतवर है। वो बोलती है कि ज़ेनोन की तरह सारे एनिमीज एक दिन मारे जाएंगे, पर एक परेशानी हो गई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो शैडो गार्डन का नाम यूज करके जस्टिस के नाम पर लोगों को मार रहे रहते हैं। अमा बोलती है कि वो लोग अपने ट्रैक्स को तो बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, पर एक दिन हम उन्हें खोज ही लेंगे। इसके बाद दिखाएगा कि ज़ेनोन के कारण आयरिस का ट्रस्ट अब नाइट ऑर्डर से पूरी तरीके से उठ चुका रहता है, पर वो अभी भी ग्लेन और मार्को पे ट्रस्ट करती है और इन्हीं के संग एक नया इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बनाती है। आयरिस इन दोनों को बताती है कि उसे एक आर्टिफैक्ट मिला है और उसे डिसाइफर करने के लिए हमें किसी को खोजना होगा। और इसी समय पे रिसर्चर शेरी बर्नेट को कुछ किताबों को लेकर कहीं जाते हुए दिखाया गया है और यहीं पर वो कागेनो से टकरा जाती है। कागेनो तो अभी भी एलेक्सिया के अटैक के कारण खून में पूरा लथपथ रहता है। इसके बाद कागेनो के दोनों दोस्तों से पूछते हैं कि अब तो तुम्हारे रिलेशनशिप को 2 हफ्ते हो गए, क्या तुम लोगों ने एटलीस्ट एक किस भी किया या नहीं। कागेनो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारा ब्रेकअप हो चुका है। स्पेस का एक दोस्त उसे बोलता है कि मुझे एक जगह के बारे में पता है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीजें खरीदने को मिल सकती हैं। वहाँ पे कोई चॉकलेट नाम का चीज भी बिकता है और इसकी मदद से हम लड़कियाँ पटा सकते हैं। इसके दोनों दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कागेनो भी इस जगह पे जाने के लिए रेडी हो जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर इस दुनिया में चॉकलेट किस चीज को बोलते हैं। इसके बाद आयरिस सबको वो आर्टिफैक्ट दिखाती है पर इसे वो डिसाइफर नहीं कर पाते हैं। ये उसे कल्ट के हाइड आउट से मिला रहता है। फाइनली वो शेरी बर्नेट से पूछती है कि क्या तुम इसे डिसाइफर कर सकती हो। शेरी बर्नेट इस किंगडम की सबसे ज्यादा दिमाग वाली लड़की रहती है। शेरी को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पर जो इसका पिता लुथेरन रहता है वो उसे मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम ये कर सकती हो। लुथेरन के बोलने के बाद शेरी इस आर्टिफैक्ट को डिसाइफर करने के लिए रेडी हो जाती है। शेरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरिस ने जो नया ग्रुप बनाया रहता है 2 नाइट्स का, वो उन्हें इसकी सिक्योरिटी में असाइन कर देती है। यहाँ पे एलेक्सिया भी बोलती है कि मैं भी इस रिसर्च में मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर उसे किडनैप क्यों किया गया था। एलेक्सिया के फोर्स करने पर आयरिस उसकी बात मान जाती है। उसके बाद कागेनो और उसके बाकी के दोनों दोस्तों को स्टोर के बाहर दिखाया गया है। यहाँ पे उन्हें लगभग 80 मिनट के लिए वेट करना होता है। वो यहाँ पर बोलता है कि ऐसे तो यार हम हॉस्टल जाने के लिए लेट हो जाएंगे, और मैंने ये भी सुना है कि आजकल यहाँ पे रात में एक मर्डरर घूम रहा है। जब ये लोग वेट कर रहे थे तो कागेनो को आके एक वर्कर बोलती है कि क्या आप हमारे लिए एक सर्वे फिल कर सकते हैं। इसके बाद कागेनो इस लेडी के संग स्टोर में घुस जाता है। वो स्टोर को देखकर सोचता है कि ये तो मेरे पिछले दुनिया के जैसे एक जनरल डिपार्टमेंट स्टोर जैसा ही है। वो वर्कर कागेनो को एक थ्रोन रूम में ले जाती है और यहाँ पर वो गामा को देखता है और वो समझ जाता है कि ये स्टोर गामा ने ही क्रिएट किया है। गामा कागेनो को बोलती है कि मैंने ये स्टोर आपके विजडम पे बेस करके ही बनाया है। कागेनो को भी याद आता है कि हाँ मैंने इन्हें ऐसा कुछ तो बताया था पहले, और उसे ये भी याद आता है कि गामा इन सारी लड़कियों में सबसे स्मार्ट थी, पर ये फिजिकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और यहीं पे गामा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। गामा कागेनो को ऑफर करती है कि वो थ्रोन पे बैठ जाए, और कागेनो को थ्रोन पे बैठ के ऐसा फील आता है कि वो ही राजा है इस दुनिया का। वो गामा को कांग्रेचुलेट करता है और एक फायरवर्क सा क्रिएट करता है एक रिवॉर्ड के तौर पे। इस फायरवर्क को देखकर गामा को वो दिन याद आता है जिस दिन कागेनो ने गामा को बचाया था। गामा कागेनो को ये भी बताती है कि हमारे तो और भी ब्रांचेस है पूरे कंट्री में, सिर्फ पूरे कंट्री में नहीं पूरे दुनिया में। कागेनो को 1 मिलियन ज़ेनी दिखाती है और बोलती है ये तो हम कभी भी खर्च कर सकते हैं। ये सब सुन के कागेनो की फटी जाती है और रूपो को देखकर तो उसके आंख ललचाने लगते हैं। गामा ये बोलती है कि आपके यहाँ आने का कारण जो नकली शैडो गार्डन लोगों को मार रहे हैं यही है ना। वो बताती है कागेनो कि हम लोग ऑलरेडी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द एक नतीजे पे भी पहुंचेंगे। कागेनो को तो इसकी बातों का कोई आइडिया ही नहीं रहता है और वो इसकी हाँ में हाँ मिला देता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ हद तक आइडिया है कि कौन हमारा नाम यूज कर रहा है। और जब एलेक्सिया उस पे हमला करती है उसे वो इंसिडेंट याद आता है। इसके बाद गामा कागेनो को न्यू से मिलाती है जो कि शैडो गार्डन ग्रुप की सबसे नई मेंबर होती है और वो बताती है कि अल्फा भी इसके स्किल्स को एक्नॉलेज करती है। कागेनो बोलता है कि अगर मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे बुला लूंगा। फिर कागेनो गामा को बोलता है कि वैसे मैं 3 चॉकलेट भी खरीदना चाहूंगा। वो बोलता है कि सबसे सस्ते वाले लाना, पर गामा यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी के चॉकलेट कागेनो को फ्री में ही दे देती है। कागेनो बहुत खुश हो जाता है और वो गामा के साथ हंसने लगता है, पर इसी दौरान ये कमीना एक कॉइन भी चुरा लेता है। इसके बाद कागेनो और उसके दोस्तों को घर वापस भागते दिखाया गया है। कागेनो मन ही मन सोचता है कि एलेक्सिया पागल हो गई है क्या, वो लोगों को ऐसे मार क्यों रही है। वो सोचता है बाकी सब तो ठीक है पर वो हमारा नाम यूज कर रही है, इस कारण से मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। कागेनो को एक आवाज सी आती है और वो अपने दोस्तों को बोलता है रुक करके मुझे टट्टी करना है, वो भी अभी के अभी। उसके दोस्त बोलते हैं कि हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करेंगे, तुम रूल से ज्यादा अपने प्राइड को वैल्यू करते हो, हॉस्टल के लिए लेट होने को तैयार हो बट अपने मैनली प्राइड को खोने को तैयार नहीं हो। वो इसे यहाँ से बोल के चले जाते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। फिर कागेनो उस गली में जाता है और यहाँ पर वो एलेक्सिया को किसी बंदे से फाइट करते हुए देखता है। एक्चुअल में ये बंदे बोल रहे थे कि हाँ मैं शैडो गार्डन। इन लोगों ने एलेक्सिया को चोटिल भी कर दिया रहता है, पर जैसे ही वो इस पर जानलेवा प्रहार करने वाले रहते हैं शैडो बीच में आ जाता है। वो इन बंदों पे अटैक करता है। वो बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम लोग हमारा नाम यूज करोगे और मैं तुम्हें बच के जाने दूंगा। ये बंदे भागने लगते हैं और एलेक्सिया शैडो को रोककर पूछती है आखिर तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो। शैडो एलेक्सिया को बोलता है तुम इन सब चीजों से दूर रहो, और फिर शैडो इन बंदों का पीछा करता है और एक बंदे को मार देता है। यहाँ पर न्यू भी आ जाते हैं और वो शैडो को कांग्रेचुलेट करती है इतनी जल्दी इन्हें खोजने के लिए। वो शैडो से रिक्वेस्ट करती है कि आप दूसरे वाले को मेरे लिए छोड़ दीजिए क्योंकि हमें इससे इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। वो इस बंदे का हाथ काट देती है और बोलती है कि मैं शैडो समझ इतनी बड़े दिल की नहीं हूँ। इसके बाद एक जगह पे एक बंदा एक नाइट को इन्फॉर्म कर रहा रहता है कि हमने अपने पपेट्स को खो दिया है, पर ये नाइट बोलता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें आइटम के लोकेशन का तो पता चल गया ना, हमारी प्रायोरिटी बस अब उस आइटम को रिट्रीव करना है। एलेक्सिया आयरिस को बताती है कि जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था वो लोग बस नकली के शैडो गार्डन थे, और वो ये भी बताती है कि शैडो एक्चुअल में कल्ट से ही फाइट कर रहा है। आयरिस बोलती है कि जब वो आर्टिफैक्ट डिसाइफर हो जाएगा तो आई होप कि हमें और आंसर्स मिलेंगे। एलेक्सिया आयरिस से पूछती है तुम्हें क्या लगता है असल में हमारे एनिमी कौन है, शैडो गार्डन या फिर कल्ट ऑफ डियाब्लोस। और आयरिस बोलती है मुझे तो लगता है वो दोनों ही हमारे एनिमी
हैं। वो बोलती है कि इस किंगडम में मैं कांड किसी को नहीं मचाने दूंगी। अगले दिन जब कागिनो और उसके दोस्त ट्रेन से स्कूल जा रहे रहते हैं तो वहाँ पर सारे बच्चे बोलते हैं कि यही वो बंदा है ना जिसने अपने पैंट में ही टट्टी कर दी थी। कागिनो के दोनों दोस्त नर्वस रहते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम चॉकलेट लेकर आ जाए हो। इनमें से एक बंदा एक अपर क्लासमेट की लड़की को चॉकलेट देकर प्रपोज करता है, पर इस लड़की का फियांसे कागिनो के दोस्त को पकड़ लेता है और वह बोलता है मुझे तुमसे बातचीत करनी है। इसके बाद इसके दूसरे दोस्त की बारी आती है और वो कागिनो को बोलता है कि मैं जिस लड़की को प्रपोज करूंगा मैंने उसके बारे में हर कुछ पता लगाया है, ये भी कि वो किस कलर के अंडरगारमेंट्स पहनती है। पर जब ये उस लड़की को प्रपोज करने जाता है तो वो लड़की चिल्लाती है कि तुम तो एक स्टॉकर हो और वो इसे एक थप्पड़ मारती है। कागिनो सोचता है कि मुझे तो जो पहली लड़की दिखेगी मैं उसे ये चॉकलेट दे दूंगा और बैकग्राउंड कैरेक्टर के इस पार्ट को खत्म करूंगा। यहीं पर शेरी बर्नेट आके कागिनो के बगल में बैठ जाती है और कागिनो उसे ही वो चॉकलेट देकर यहाँ से निकल जाता है। शेरी कागिनो को पहचान जाती है कि इसी से तो मैं टकराई थी। वो अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि आखिर ये चॉकलेट क्या है। यहीं पे शेरी का पिता आकर चॉकलेट को देखकर बताता है कि ये तो आजकल बहुत फेमस चल रहा है। शेरी बताती है कि मुझे ये एक लड़के ने दिया है। इसका फादर बोलता है अगर ऐसी बात है तो ये पक्का एक लव एट फर्स्ट साइट वाला केस होगा। वो बोलता है कि मैं वंडर करता हूँ कि तुम उसे क्या रिप्लाई दोगी क्योंकि वो लड़का तो तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा होगा। वो ये भी बोलता है कि रिसर्च वगैरह तो चलती रहती है पर तुम्हें दोस्ती भी करनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। फिर शेरी का पिता बहुत बुरी तरीके से खांसने लगता है और शेरी इस पे घबरा जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, पर इसका पिता बोलता है कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली है, इस कारण से आजकल मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शेरी बोलती है खुशनसीब तो मैं हूँ कि आपने मुझे अडॉप्ट किया। तो गाइस स्टार्टिंग के 6 एपिसोड तो इस एनीमे के यहीं खत्म होते हैं, पर आप चैनल पे बने रहिए। जैसे इस एनीमे के लास्ट के 6 एपिसोड रिलीज होता है मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी बनाकर चैनल पे डाल दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वैरायटी एनीमे कंटेंट्स के लिए, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स के एनीमे कंटेंट अपने चैनल पे अब डालने वाले हैं। गाइस कमेंट जरूर करिएगा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो गाइस इसी के संग मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगली बार तक